हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान और इंस्टेंटली बनके तैयार होने वाला चिकन का स्नैक्स, जो कि आप बहुत इंस्टेंटली और बहुत ही कम चिकन के साथ बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 250 ग्राम्स चिकन, जिसे वॉश कर लिया था और फिर थोड़ा सा नमक डाल के बस उसे बॉईल कर लिया था और इस तरह से श्रेड कर लिया है। अब इस चिकन में हम डाल रहे हैं आलू। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए थे, जिसे बॉईल कर लिया था और मैं इसे ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे हाथों की मदद से मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से ये जो है अच्छी तरह से कंबाइन हो जाते हैं। और आप आलू ठंडे करने के बाद यूज़ कीजिए, उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आलू को ग्रेट कर लिया है। इसमें सबसे पहले डाल देते हैं शिमला मिर्च। नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ एक गाजर, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था और इसका जो भी पानी था उसे अच्छे से निचोड़ लिया था ताकि इसका मॉइस्चर ना रहे। नेक्स्ट अब इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न्स। अब बारी है इसमें कुछ मसाले डालने की। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो नमक हमने चिकन बॉईल करते हुए भी डाला था। नेक्स्ट इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। नेक्स्ट इसमें डालते हैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। 1 चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाला। अगर चाट मसाला नहीं है तो आप आधे नींबू का रस डाल दीजिए। नेक्स्ट 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, जिससे कि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और 1 चम्मच इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो हरी मिर्च भी बारीक बारीक सी काट के डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें जाएगा हरा धनिया। साथ ही में मैं इसमें पुदीना डाल रही हूँ, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। और फिर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो भी मसाले हैं, सब्जियां हैं और चिकन है, वो सभी चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाती है। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसमें मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, जिससे कि कबाब का फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अब इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा डाला है और 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर डालते हैं। दोनों का रेशियो सेम रखिए। मैदा और कॉर्नफ्लावर डालने से इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो मैदा और कॉर्नफ्लावर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपके कबाब जो है वो अंदर से सॉगी नहीं बनते। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे तरीके से। और देखिए, बस यहाँ हमारा मिक्सचर बनके तैयार है। अब हाथों पर थोड़ा सा तेल अप्लाई करूँगी मैं और फिर हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। अब आप इसे कबाब बोल दीजिए, चिकन के कबाब नाम दे दीजिए, या फिर चिकन के रोल्स नाम दे दीजिए, या फिर चिकन कटलेट नाम दे दीजिए। जो मर्जी चाहे वो आप इसको नाम दे दीजिए। और इसको आप जो मर्जी चाहे वो शेप भी दे सकते हैं। आप इसे कटलेट का शेप दे दें, टिक्की का शेप दे दें, या फिर इस तरह से जैसे मैं रोल्स का शेप दे रही हूँ वैसे आप बना लें। तो देखिए, इस तरह से आप बहुत आसानी से बहुत कम चिकन के साथ में काफ़ी सारे रोल्स बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने सभी रोल्स यहाँ बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर इन्हें कोट करने के लिए मैं 2 अंडे ले रही हूँ, जिसे पहले फेंट लेते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर अंडे को हमने फेंट लिया है, अंडे तैयार है। और साथ ही में यहाँ पर मैं ब्रेड क्रम्स ले रही हूँ। अब एक एक करके हमने कबाब को लेना है, इस अंडे में डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्स में डाल के अच्छे से कोट कर लेना है। तो यहाँ पर आप ब्रेड क्रम्स की जगह जो सेवई आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं उसे क्रश करके वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो स्नैक्स है इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप 1 दिन पहले इसे बना लीजिए और इसे स्टोर करके रख दीजिए और नेक्स्ट डे आप इसे फ्राई कर सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो देखिए, सेम प्रोसेस को मैंने रिपीट कर लिया है और यहाँ पर हमारे सारे रोल्स बनके तैयार हैं और तेल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। तो एक एक करके मैं इन्हें तेल में डाल दूंगी, गर्म तेल है। तो देखिए, ये स्नैक्स काफ़ी इजी है। आप किसी भी मौके पर इसे बहुत ही इंस्टेंटली बन के तैयार हो जाते हैं और सभी को पसंद भी आ जाते हैं। ये इतने ज़्यादा क्रिस्प बनते हैं ऊपर से। तो थोड़ा टाइम के लिए इसे पहले फ्राई कर लेते हैं ताकि ये फॉर्म हो जाए, और उसके बाद ही हम इसे चम्मच से थोड़ा सा चला लेंगे। तो इमीडिएटली आप डालते ही इसे चम्मच से ना चलाएं, अदरवाइज़ ये जो रोल्स है ये तेल में टूट सकते हैं। और फिर इस पर अच्छा सा कलर आने के बाद हम इसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, ये क्रिस्प हो गए हैं पूरी तरीके से। तो चलिए अब इसे निकालने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने बहुत ही कम चिकन के साथ और सिर्फ 2 आलूओं के साथ इन
रोल्स को तैयार किया है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे चिकन रोल्स बनके तैयार हैं। तो आप एज इवनिंग स्नैक्स इसे बनाइए या फिर एज ए स्टार्टर आप इसे सर्व कीजिए। बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं। और फिर आप इसे अपनी किसी भी फेवरेट चटनी के साथ सर्व कीजिए या फिर आप इसे केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के क्रिस्पी पकौड़े बनाने की रेसिपी। आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा फूले फूले से बने हैं। तो आपको बस कुछ ट्रिक्स फॉलो करना है, आप भी इस तरह के पकौड़े बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। आलू के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे धोकर छील लिया है और पानी में रख दिया है ताकि आलू काले ना पड़े। अब यहाँ पर मैं एक दूसरा बोल ले रही हूँ जिसमें हमने पानी लिया है और इसमें हम आलू को कट करेंगे। तो मैं इस ग्रेटर की मदद से आलू को स्लाइसेस में कट करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं। तो देखिए हमें इस तरह के इसके पतले पतले से स्लाइसेस चाहिए। आपको थोड़ी ताकत लगाकर इसे घिसना है ताकि जो स्लाइसेस है वो टूट ना जाए। तो जितने ज़्यादा आप पतले स्लाइसेस कट करेंगे उतने ही अच्छे आपके पकोड़े बनके तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना पतला स्लाइस में कट किया है, कितना ट्रांसपेरेंट है। ये मेरी उंगली दिख रही है वो साइड से। इस तरह से ही आपको आलू कट करना है। तो यहाँ पर आलू कट करके हमने तैयार कर लिए हैं। यहाँ लेना है एक टिश्यू जिस पर हम इन आलू को सूखने के लिए रखेंगे। आप चाहें तो इसे कॉटन के कपड़े पर सूखने के लिए रख दीजिए। तो जो कपड़ा है वो आलू के पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसे अब हम पंखे के नीचे सूखने के लिए रख देते हैं। और तब तक हम जाते हैं आलू के बैटर बनाने की तैयारी में। तो यहाँ पर 2 आलू के लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन। तो यहाँ पर मैं 2 कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो चीज़ है जो आलू को क्रिस्पी बनाएगी वो है चावलों का आटा। तो मैंने यहाँ लिया है 4 चम्मच चावलों का आटा। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं इसमें टेस्ट के हिसाब से। आधा चम्मच रेड चिली पाउडर लिया है। आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, जिससे कि पकोड़े में बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। थोड़ी सी हींग डालेंगे इसमें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हाथों में हम क्रश करके डालेंगे। इसकी जो है बहुत अच्छी सी खुशबू आती है पकोड़ों में, बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड कर देता है अजवाइन। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और बस हमें बैटर में यही सब चीज़ें डालनी हैं और फिर इसे अच्छे से पहले मिक्स करेंगे ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। और फिर अब हमें इसका एक बैटर तैयार करना है, जिसके लिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। तो अब हमें इसका एक स्मूथ बैटर चाहिए। इसमें किसी भी तरह की गुठलियाँ गांठें नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस इसे स्टेयर करते हुए स्मूथ कर लें। तो इस पूरे बैटर को बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इस तरह का स्मूथ बैटर हमें चाहिए। अब यहाँ पर जो तेल हमने गरम करने के लिए रखा हुआ था उसमें से मैं 2 चम्मच गरम तेल इस बैटर में डालूँगी, जिससे कि पकोड़े जो हैं वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन जाते हैं। तो 2 चम्मच हमने गरम तेल का इस्तेमाल किया है। बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो आलू के स्लाइसेस हैं वो इस तरह से हमने डिप करना है और जो एक्स्ट्रा है उसे इस तरह से निकाल कर गरम तेल में डाल देना है। तो इसी तरह से हम सभी पकोड़ों को फ्राई करेंगे। एक एक करके आपको डिप करना है बैटर में। तो इसमें जो है आपको बैटर इस तरह से रेडी करना है। उसमें चावलों का आटा और गरम तेल ज़रूर डालिए, तो आपके जो पकोड़े हैं वो इसी तरह से क्रिस्पी और फूले से बनेंगे। तो बस इसे 1 से 2 मिनट के लिए हमने गरम तेल में डाल दिया है। वो इस तरह से फूल जाएंगे और फिर जैसे ये थोड़े से फर्म हो जाएंगे, इस पर एक हल्का सा कलर आ जाएगा, हम इसे पलट लेंगे। और बस आपको इन पकोड़ों को अब निकाल लेना है। तो देखिए बस कुछ सिंपल से ट्रिक्स होती हैं जो आपको फॉलो करना होती है, जिससे आप भी आसानी से घर पर ऐसे पकोड़े बना सकते हैं। तो देखिए हमारे फूले फूले से पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो आप इसे इवनिंग स्नैक्स के लिए या फिर इफ़्तार में बना सकते हैं। बहुत ही आसान होते हैं और 2 आलूओं से आप ढेर सारे पूरे फैमिली के लिए पकोड़े बना सकते हैं। तो मैंने 2 बैचेस में इन पकोड़ों को फ्राई कर लिया है। अब इसे सर्व कर लेते हैं ग्रीन चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दही बड़े बनाने की रेसिपी।
और दही बड़े किसे पसंद नहीं होते, और जब ऐसे बने हो जो मुंह में जाते ही घुल जाए तो दही बड़े खाने का मजा ही दुगना हो जाता है। तो चलिए दही बड़े बनाना शुरू करते हैं। इन दही बड़ों को बनाने के लिए मैं दो तरह की दालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने मूंग दाल ली है, ये 2 कप मैंने मूंग दाल ली है, जिसे अच्छे से वॉश करके 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। साथ ही में यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप उड़द दाल, ये भी बिना छिलके वाली उड़द दाल लेनी है। तो आपको दोनों दालों का रेशियो 2:1 का लेना है। 2 कप मूंग दाल और 1 कप उड़द दाल लेनी है। ये दोनों दालों को मिक्स करके हम ग्राइंड करने वाले हैं, और आज जो दही बड़े बना रहे हैं हम ये दोनों दालों को इस्तेमाल करके बनाने वाले हैं। तो चलिए इस दाल को मिक्स कर लेते हैं पहले, और फिर इसे मैं डालूंगी ग्राइंडिंग जार में। तो हम 2 बार करके इसे ग्राइंड करेंगे, आधा आधा करके, क्योंकि ये एक टाइम में बहुत ज्यादा है तो ग्राइंड करना मुश्किल हो जाएगा। हमें इसका फाइन पेस्ट बनाना है, बहुत ही ज्यादा फाइन हमें पीसना है। तो दाल में थोड़ा सा मॉइस्चर है, इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और 3 हरी मिर्च डाल दी है। 2-3 अदरक के टुकड़े डाल देते हैं, और फिर इसे अच्छी तरह से बिल्कुल फाइन आपको ग्राइंड कर लेना है। और अगर आपकी दाल बहुत ज्यादा सूखी है तभी आप 1 से 2 चम्मच पानी डालिए। पानी का इस्तेमाल इसमें हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पानी इसमें ज्यादा हो जाता है तो आपके दही बड़े जो है वो तेल बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। तो देखिए मैंने एक बार तो दाल को ग्राइंड कर ली है, अब बाकी की बची हुई दाल को हम सेकेंड टाइम में ग्राइंड कर लेंगे। ये जो मूंग दाल और उड़द दाल के दही बड़े हैं ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं, जैसे बाहर आप मार्केट में बाजार से लेकर खाते हैं ठीक उसी तरह के ये दही बड़े बनते हैं। अब क्या करना है, जब हमने दाल ग्राइंड करने के बाद आप या तो किसी परात में या फिर किसी बड़े बर्तन में ले लीजिए और इस तरह से उसे कंटिन्यूस फेंटते रहिए। ऐसा करके हमें क्या करना है, दाल में जो है हवा भरनी है, इससे आपके दही बड़े बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो आपको इसे एक ही डायरेक्शन में यानी कि एक ही दिशा में करना है। और चेक कैसे करें, जब आप इसे हाथ में लेंगे तो ये हाथ से गिरेगा बिल्कुल नहीं, मतलब आपने जो दाल पीसी है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। अब एक बार मैं इसे चम्मच से भी अच्छे से फेंट लेती हूँ। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो दाल है वो परफेक्ट है या नहीं। तो इस तरह से आप ग्लास में थोड़ा सा डाल लीजिए, अगर ये ऊपर फ्लोट करता है मतलब हमारी दाल दही बड़े बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। तो तेल मीडियम हॉट होना चाहिए। अब एक एक करके ऐसे तेल में टच करते हुए हम दही बड़ों को छोड़ते जाएंगे। तो जैसे ये तेल में जाकर टच होंगे वैसे ही ये फूलना स्टार्ट हो जाएंगे और इस तरह से ये गोल राउंड शेप में हो जाएंगे आपके दही बड़े। तो देखिए एक एक करके हम दही बड़ों को पैन में डाल देंगे, जितने इसमें आएंगे एक बार में हम उतने फ्राई करेंगे। तो दाल को फेंटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे एक ही डायरेक्शन में कम से कम 10 मिनट तक फेंटते रहिए, तो आपके दही बड़े बिल्कुल ऐसे गोल गुब्बारे की तरह और मुलायम बन के तैयार होंगे। तो देखिए जैसे ये थोड़े से फॉर्म हो जाते हैं हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे, और बहुत ज्यादा हमें इसे गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा इस तरह का इस पर कलर आ जाता है तो हम इन दही बड़ों को निकाल लेंगे। तो आज जो हम दही बड़े बना रहे हैं ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं, जैसे बाजार में मिलते हैं। तो ये जो दही बड़े हैं इसे फ्राई करने के लिए 2 बार आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो एक बार मैंने फ्राई करके इसे निकाल लिया है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमने सभी दही बड़ों को निकाल लिया है पहले, और एक बार जब सारे दही बड़े फ्राई हो जाते हैं तो हम इसे एक बार फिर से गरम तेल में डालेंगे। तो देखिए एक फ्राइंग वाला प्रोसेस मेरा हो गया है। अब फिर से तेल जो है उसको मैंने हाई फ्लेम पर कर दिया है, और जो ऑलरेडी फ्राई किए हुए बड़े थे उसे एक बार फिर से डाल देंगे फ्राई होने के लिए, और बस 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। जैसे ही थोड़ा सा इसका हल्का सा कलर चेंज होता आता है इसे निकाल लेंगे 1 मिनट में। तो जो हलवाई होते हैं वो यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो सेकेंड टाइम भी मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब इन सभी दही बड़ों को निकाल लेते हैं। अब इन दही बड़ों को जरूर बनाइए, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं, इतने ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं कि ये मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। और दही बड़े ऐसी रेसिपी है जो बच्चे बूढ़े सभी को पसंद आते हैं, इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ हमने सेकेंड टाइम फ्राई करके भी दही बड़ों को निकाल लिया है। अब ये पूरी तरह से तैयार है। अब हम जाएंगे इसके असेंबलिंग के प्रोसेस में। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये कितने ज्यादा सॉफ्ट कितने ज्यादा जालीदार बने हैं अंदर से। तो देखिए
आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर ये कितने ज्यादा अंदर से सॉफ्ट है, जालीदार है। आपको इसका टेक्सचर देखकर ही पता चल गया होगा। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बड़ा बर्तन जिसमें मैंने हल्का सा गुनगुना पानी लिया है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और हींग। तो आपने देखा होगा जब हमने दाल ग्राइंड की थी तो हमने नमक नहीं डाला था, तो नमक हम इस स्टेज पर डालेंगे क्योंकि जो बाहर जो बनते हैं दही बड़े वो इसी प्रोसेस से बनते हैं। अब पानी में सारे दही बड़ों को डाल देना है और हम इसे 10 से 15 मिनट तक पानी में भीगने देंगे जब तक ये अपने साइज में डबल नहीं हो जाते हैं और भी ज्यादा सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो इसे भीगते हुए 10 मिनट हो गए थे। अब इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसका पानी निचोड़ लेना है। तो बस बहुत ज्यादा नहीं दबाएंगे, हम इसे हल्का सा बस प्रेस करके इसका पानी निकाल लेना है। अब जाते हैं इसके असेंबलिंग के प्रोसेस में। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो मैंने सारे दही बड़ों का पहले पानी स्क्वीज कर लिया है और अब इस पर जो जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट वो है चटनी और दही। तो यहाँ पर मैंने हरी चटनी ली हुई है जिसे मैंने हरी मिर्च पुदीने से कोथमीर से बनाया है। साथ ही में यहाँ मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी ली है और यहाँ पर लिया है करीब आधा किलो दही है ये, जिसे अच्छी तरह से स्मूथ फेंट लेना है चीनी डालकर। मीठी मीठी ठंडी दही होना चाहिए। नेक्स्ट थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर और चाट मसाला लिया है। तो चलिए इसे सर्व करना शुरू करते हैं। तो जब दही वड़ों पे ठंडी ठंडी सी मीठी मीठी दही जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये मैंने दही को पहले ठंडा कर लिया था, उसमें चीनी डाल के घोल ली है। तो दही वड़ों पे ढेर सारा दही डालते हैं क्योंकि दही वड़े का मतलब ही तो यही होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा दही होना चाहिए। नेक्स्ट इस पर डालेंगे थोड़ी सी हरी चटनी। अब इस पर डाल देते हैं इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी और फिर लास्ट में इसमें थोड़े से मसाले स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा इस पर डालेंगे रेड चिली पाउडर। तो बस यहाँ हमारे दही बड़े बनके तैयार है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में, बिल्कुल बाजार की तरह, जो जाते ही मुंह में घुल जाएंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह की फूली फूली कीमा कचौरी बनाने की रेसिपी। बहुत ही खस्ता बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इन कचौरी को इफ्तार के लिए बनाइए, शाम के नाश्ते के लिए बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इन कचौरियों को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कप मैदा। तो यहाँ पर ये 1 कप मैदा गया, दूसरा कप मैदा भी ले लेते हैं। तो करीब ये 300 ग्राम मैदा है। नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सूजी, जो बारीक वाली सूजी आती है ना, वही लेना है हमें। इससे आपकी कचौरी में खस्तापन आएगा। नेक्स्ट इसमें डाल देते हैं नमक, टेस्ट के हिसाब से आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ में मैं इसमें 4 चम्मच तेल डाल रही हूँ, इससे कचौरी और भी ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। मिला लेते हैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से। तो इस तरह से मसल के अच्छे से मिलाइए इन सभी चीज़ों को। और ये इस तरह से मुट्ठी जब बनने लग जाए, मतलब जो आटा है हमने उसे अच्छे से रेडी कर लिया है। अब इसमें हमने डालना है थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका डो रेडी करना है। थोड़े हार्ड साइड पे हम इसको गूंदेंगे। तो इस तरह से इसे मसल के थोड़े पंचेस लगाते हुए हम इस आटे को रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो देखिए आटा यहाँ तैयार है। थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। और यहाँ पर एक पैन में मैं ले रही हूँ 3 से 4 चम्मच तेल। अब इसमें सबसे पहले डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। ये एक प्याज लिया है मैंने, जिसे ऑमलेट कट कर लिया है। अब प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस ये सॉफ्ट हो जाए, बस उतना ही पकाएंगे। तो देखिए प्याज सॉफ्ट हो गई है। नेक्स्ट अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1.5 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो इसका भी कच्चापन निकल जाए इसलिए इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। प्याज के साथ में इसे भी भून देते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 250 ग्राम कीमा, जिसे मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया 2 से 3 पानी में और फिर इसे छन्नी में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। और अब कीमे को भी पकाते हैं हम। तो आप कुछ ही टाइम में देखेंगे कि कीमा जो है वो काफ़ी पानी छोड़ देता है। तो पानी हमें सुखाना है जब तक इसका कलर भी इस तरह से चेंज हो जाता है। और अब पानी सूखने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है नमक। नेक्स्ट इसमें डालेंगे गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है मैंने, भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देते हैं
नेक्स्ट इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है और फिर सभी मसालों को डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छे से पक जाए और कीमे का जो बाकी का पानी है वो भी पूरी तरह से सूख जाए। नेक्स्ट फ्लेम को बंद करने के बाद इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया और पुदीना। गरम गरम मिक्सचर में ये पुदीना और हरा धनिया डालने से काले पड़ जाते हैं, इसलिए मैंने फ्लेम बंद करने के बाद डाला है। तो देखिए यहाँ कचौरी के लिए हमारा मिक्सचर तैयार है और जो आटा है उसे भी 10 से 15 मिनट हो गए हैं, ये भी अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम इसे रोल करते हुए इसको इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे ताकि जो हमारी कचौरियाँ हैं वो इक्वल सेम साइज में बनके तैयार हो जाए। तो देखिए मैंने रोल कर लिया है, इसे आधा डिवाइड कर लेती हूँ मैं। तो आधा आधा करके हम इसे बनाएंगे। अब मैं इसे इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करती हूँ। तो इतना जो हमने आटा गूंदा था 2 कप, उसमें हम आराम से 12 से 13 कचौरी बना के तैयार कर सकते हैं मीडियम साइज की। तो देखिए इस तरह से पहले मैं इसके पेड़े बना लूंगी। तो यहाँ पर पेड़े बन के भी तैयार हो गए हैं और अब इसे हम बेलना शुरू करेंगे। तो बेलते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है, पहले आप इस तरह से हाथों की मदद से इसे रोल करें और फिर बेलन से इसके जो एजेस हैं उसे हम बेलेंगे। ऐसे पलट पलट कर आप इसे बेल लीजिए। जो सेंटर है उसे हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है, एजेस को पतला रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे रोटी की तरह बेल लिया है, इतना पतला बेलना है और सेंटर से थोड़ा मैंने इसे मोटा ही रखा है। और अब जो कीमे की स्टफिंग थी वो भी ठंडी हो गई है। अब इसे सेंटर में 1 से 1.5 चम्मच आप डाल लीजिए। थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ इसे और फिर इसके जो एंड्स हैं जिसे हमने पतला ही बेला था ताकि जब हम फ्राई करेंगे तो वो मोटा मोटा सा नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से सभी को सेंटर में इकट्ठा कर लीजिए और फिर इसे सेंटर में इस तरह से दबा दीजिए ताकि जब आप इसे फ्राई करें तो ये खुलना नहीं चाहिए। अच्छे से दबा दीजिए और इस एंड्स को भी इस तरह से हम दबा देंगे और इसे कचौरी का शेप दे देंगे। हाथों की मदद से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम इसे बेलन नहीं चलाएंगे क्योंकि फिर वो स्टफिंग बाहर निकल आती है। तो देखिए मैंने सभी पूरी तैयार कर ली है और यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है। तो एक एक करके हम सभी कचौरियों को तेल में डाल देंगे। तेल यहाँ पर हमने हाई फ्लेम पर गर्म किया था और जब कचौरियाँ आप इसमें डालें तो फ्लेम को लो कर दे थोड़ा सा, यानी कि मैं मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर रही हूँ। तो आपने मेरे कीमे की कचौरी की तो रेसिपी आप देख ही रहे हैं और अगर आपने कीमे के समोसे की रेसिपी मिस कर दी है तो मैं उसके लिंक आपको ऊपर आई बटन में और साथ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो कीमे के समोसे तो आपने ज़रूर खाए होंगे, तो आज आप इन कीमे की कचौरी की रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए मैंने इसे पलट पलट के दोनों साइड से इस तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। ये फ्राई होने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी कचौरी कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। तो आपने मूंग दाल की कचौरी तो ज़रूर खाई होगी, दही कचौरी खाई होगी, राज कचौरी खाई होगी, तो इस बार आप कीमे की कचौरी ट्राई कीजिए। तो देखिए हमारी बिल्कुल फूली फूली सी कचौरी बनके तैयार है। अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। तो आप भी इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए। रमज़ान चल रहे हैं, इफ्तार में रोज़ कुछ ना कुछ नई रेसिपीज़ चाहिए होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए इन रेसिपीज़ को भी। तो देखिए हमारी कचौरी फ्राई हो गई है। अब जो बाकी की कचौरी थी मैं उसे सेकेंड बैच में फ्राई कर रही हूँ और देखिए ये सब भी कितनी अच्छी तरह से फूल गई हैं और इन पे भी एक अच्छा सा कलर आ गया है। इन सभी कचौरी को भी मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर। तो देखिए हमारी कचौरी बनके तैयार हो गई है। अब इसे हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तो आप चाहें तो अपनी कोई भी चटनी के साथ सर्व कर लीजिए, केचप के साथ सर्व कर लीजिए। बहुत ही अमेजिंग बनके तैयार होती हैं ये कचौरियाँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही टुकड़े बनाने की रेसिपी, लेकिन इसे आज मैं मेरे स्टाइल में बनाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए ना ही मैंने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, ना ही मिल्क पाउडर और ना ही खोया यूज किया है। फिर भी यह रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बनके तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें हमने लेना है 1.5 कप चीनी। ये अराउंड 250 ग्राम्स चीनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ हमें पहले चीनी की चाशनी बना लेनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसकी सेम क्वांटिटी में, यानी कि 1.5 कप मैंने चीनी ली है, तो हम 1.5 कप इसमें पानी डाल देंगे और फ्लेम को मैंने हाई रखा है ताकि चीनी जो है वो आसानी से घुल जाए जल्दी से।
तो देखिए यहाँ पर 1.5 कप पानी और 1.5 कप चीनी हमने डाल दी है। तो आप पानी थोड़ा सा कम लीजिए, लेकिन ज्यादा नहीं लेना, या तो आप इक्वल लीजिए या थोड़ा सा कम। नेक्स्ट इसमें मैंने 2 से 3 बूंद नींबू के रस डाल दिए, ताकि चीनी ठंडी होने के बाद जमना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है, आप चाहें तो 2 से 3 इलायची डाल दें, हरी इलायची। नेक्स्ट इसमें मैंने जर्दे का रंग डाल दिया है, या फिर आप ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं। मिला लेते हैं इसे अच्छे से, और हाई फ्लेम पर ही रखना है जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कुछ ही टाइम में चीनी में इस तरह से उबाल आ गया है, मतलब चीनी जो है वो पूरी तरह से घुल गई है। तो इस प्रोसेस में 4 से 5 मिनट में चीनी जल्दी से घुल जाती है, और अब फ्लेम को हम लो करके पकाएंगे। तो ये जो चाशनी है हमें 2 तार की 3 तार की नहीं बनाना है, बस ये थोड़ी सी ऐसे चिप चिप सी हो जाए, मतलब हमारी चाशनी बनके तैयार है। बहुत ज़्यादा हमें इसे थिक नहीं करना है, ये ठंडे होने पे थोड़ी और थिक हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 12 से 13 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश ब्रेड का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसकी एजेस निकाल दें, इसे 4 टुकड़ों में कर लें या फिर 2 पीसेस में कर लें, लेकिन यहाँ पर मैं पूरा ब्रेड यूज़ करूँगी, मैं इसे कट करके नहीं यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने घी रख दिया था जो मेल्ट हो गया है। अब इसमें हमने ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो घी से है उसका शाही टुकड़ों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो या तो आप इस तरह से इसे डीप फ्राई कर लें, या फिर आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड के स्लाइसेस पर घी अप्लाई कर लें और उसे सिर्फ पैन पर रोस्ट कर लीजिए। तो देखिए इसे पलट पलट कर इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे जब तक इस पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं चाहिए हमें इसका कलर, और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं चाहिए। तो जब तक ये जो रस्क टोस्ट आते हैं जो हम चाय के साथ खाते हैं उसकी तरह क्रिस्प और उसके कलर में ना आ जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं, निकाल लेती हूँ मैं इन्हें। ठीक इसी तरह से जो बाकी के हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हुए हैं उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो जो ओरिजिनल आपने शाही टुकड़े देखे होंगे तो जो दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर मिलते हैं वो पूरी तरह से देसी घी में बनाए जाते हैं, उसे फ्राई भी देसी घी में किया जाता है। यहाँ पर जो हमने ब्रेड की स्लाइसेस के मैंने जो एंड्स नहीं निकाले हैं उसका एक और बेनिफिट है कि वो बहुत ज़्यादा फिर तेल या घी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं उसके किनारे होने की वजह से। तो देखिए मैं इस तरह से सभी ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई करके निकाल लूँगी। तो यहाँ पर हमारे सभी ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई होके तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा बर्तन मैं ले रही हूँ जिसमें हमने लेना है दूध। तो यहाँ पर मैं 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि ये 500 ml दूध ले रही हूँ। और आप कोशिश कीजिए कि जो आप दूध ले रहे हैं वो फुल फैट दूध का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस रेसिपी में हम खोया, मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो दूध आप कोशिश कीजिए कि भैंस का दूध इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च, साथ ही में 2 चम्मच मैंने लिया है वैनिला वाला कस्टर्ड पाउडर। इसमें थोड़ा सा दूध डाल देते हैं इसकी स्लरी बनाने के लिए। आप चाहें तो पानी से इसकी स्लरी बना सकते हैं, मैं ये नॉर्मल ठंडा दूध दे रही हूँ। और अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो कस्टर्ड पाउडर की जगह आप या तो सिर्फ कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर लें, या फिर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल है तो कस्टर्ड पाउडर की जगह आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर लें। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं। तब तक दूध में भी उबाल आ गया होगा। तो देखिए दूध में जैसे ही उबाल आ जाता है हमने फ्लेम को लो कर देना है और इसे लो फ्लेम पर अगले 5 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि दूध में थोड़ी से और गाढ़ापन आ जाए। फिर 5 मिनट के बाद जो हमने स्लरी बनाकर रखी हुई है ना कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड पाउडर की, तो इस तरह से चलाते हुए ही डालें, कंटिन्यूस आप चलाते रहें, क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर की गुठलियां अगर बन जाएगी तो फिर उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये स्मूथ सा बन गया है, क्रीमी सा दूध बन जाता है। साथ ही में अब जो कस्टर्ड वाला स्लरी है वो भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और कंटिन्यूस आप स्पैटुला चलाते रहें ताकि इसमें किसी भी तरह की गांठ गुठलियां नहीं बन जाए। तो अगले 5 से 6 मिनट तक हम इसे कंटिन्यूस इसी तरह पकाएंगे ताकि जो कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन ना रहे इसमें। तो देखिए मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है। तो जब तक ये इस तरह से क्रीमी टेक्सचर नहीं आ जाता है, देखिए इस चम्मच को कितनी अच्छी तरह से कोट कर रहा है, मतलब ये बनके तैयार है।
फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखिए हमारा क्रीमी सा मिक्सचर बनके तैयार है। हमने इसमें कंडेंस मिल्क, खोया कुछ भी यूज नहीं किया है। और यहाँ पर अब जो चाशनी है इसमें मैं 2 से 3 बूंद वनीला एसेंस डालूंगी। आप चाहें तो इसमें केवड़ा वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या केवड़ा एसेंस डाल दीजिए या रोज वाटर का एसेंस डाल दीजिए। तो देखिए हमारी चाशनी थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है ठंडी होने पर। नेक्स्ट, अब ये जो चाशनी है इसमें हमने ब्रेड को डिप कर लेना है। तो चाशनी रखे हुए ठंडी हो गई थी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा हल्का गर्म कर लिया है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही आपने ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई किए वैसे ही आप इमीडिएटली चाशनी में डाल दीजिए, ताकि वो गर्म ही रहेगी उस वक्त। और अगर आप बाद में डाल रहे हैं तो आप चाशनी को एक बार थोड़ा सा और गर्म कर लीजिए, क्योंकि गर्म चाशनी को ब्रेड बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखिए इसी तरह मैंने सभी ब्रेड स्लाइसेस को चाशनी में डाल दिया है और इस तरह से मैं इस टिन में इसे अरेंज कर ले रही हूँ। आपके पास जो भी ट्रे हो, जो भी बर्तन हो उस तरह का उसमें आप अरेंज कर लीजिए। तो देखिए मैं इसकी 2 लेयर बना रही हूँ ब्रेड की। अब यहाँ पर जो हमारे पास बची हुई चाशनी थी ना, वो मैं इस पर डाल दूंगी, ताकि ब्रेड जो है वो चाशनी को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लें। क्योंकि जो हम इसके ऊपर दूध की कोटिंग डालने वाले हैं उसमें मिठास के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए जितनी मिठास हो सके उससे हमें चाशनी से ही देना है। तो देखिए मैंने सारी चाशनी ऊपर से डाल दी है। नेक्स्ट, जो हमने दूध, कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर बनाकर रखा हुआ था ना, वो हम जल्दी से इस पर डाल देंगे और सभी एंड से, सभी साइड से अच्छे से इसको कवर कर देंगे, ताकि ब्रेड के कोई भी स्लाइसेस ना दिखे। देखिए जितना भी मिक्सचर था वो हम पूरा इस पर डाल देंगे। तो इस रेसिपी में मैंने आपको जैसे मेजरमेंट्स बताए हैं, आपको आधा लीटर दूध का इस्तेमाल करना है, 12 से 13 ब्रेड के स्लाइसेस, तो आप एग्जैक्ट यही मेजरमेंट्स लीजिए। नेक्स्ट, इस पर मैं थोड़ा सा खोपरे का बुरादा डाल देती हूँ। आपके पास है तो आप डाल दें या फिर आप स्किप कर दें। नेक्स्ट, इस पर थोड़ी मेरे पास ग्रीन और रेड टूटी फ्रूटी है, वो डाल देते हैं इसे थोड़ा सा डेकोरेटिव लुक देने के लिए। तो आपने जो शाही टुकड़े देखे होंगे जो स्ट्रीट पर मिलते हैं, उस पर इसी तरह की डेकोरेशन होती है, तो हम भी इसे डेकोरेट कर लेते हैं इसी तरह से। थोड़े से बादाम डाल देते हैं थिनली स्लाइस्ड। थोड़ा सा मेरे पास पिस्ते का पाउडर रखा हुआ था, वो डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे शाही टुकड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस डेजर्ट को ट्राई कीजिए, आपके घर आने वाले सभी गेस्ट को ये पसंद आएगा। नेक्स्ट, थोड़ी सी जो चाशनी थी मैंने उसमें से 2 से 3 चम्मच बचा ली थी, उसे हम ऊपर से डाल देते हैं। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा देसी घी भी डाल दें, उससे टेस्ट थोड़ा सा और एनहांस हो जाता है और सरफेस जो है वो शाइनी हो जाता है। तो चलिए अब इसे कट करके हम सर्व कर लेते हैं। अब इस गर्मी में लेते हैं कोई ठंडे ठंडे ड्रिंक का मज़ा। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉफ़ी और 3 चम्मच चीनी, साथ ही में जो डेयरी मिल्क चॉकलेट आती है, कोई भी चॉकलेट जो आपके पास अवेलेबल हो, उसे डाल दिया है ग्राइंडिंग जार में और 1 ग्लास डाला है ठंडा ठंडा दूध और ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए इस कॉफ़ी को सर्व करने से पहले ना, इस तरह से पहले मैं एक ग्लास को थोड़ा सा मैसी कर लूँगी, जिसके लिए मैं ये चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि ये देखने में अच्छा लगेगा। और फिर जो कॉफ़ी हमने ग्राइंड करके रखी हुई थी, तो देखिए यहाँ पर हमारी ये कोल्ड कॉफ़ी हमने सर्व कर ली है। तो इस तरह की कॉफ़ी आप बच्चों के एग्ज़ाम टाइम में बच्चों को इंस्टेंटली बना कर दीजिए, या फिर आप सहरी के लिए इसे बना सकते हैं और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल देते हैं। तो लीजिए हमारा कॉम्बो बन के तैयार हो गया है। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।